अर्जुन के मरने के बाद बानी वीर और विशाखा के साथ में पृथ्वी लोक पर वापस आ जाती है, जिसके बाद तीनों सुकून से अपनी जिंदगी ये सोचकर बिताने लगते हैं कि नागमणि को पाने का संघर्ष खत्म हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज बेहद शक्तिशाली हो तो उसको पाने की जंग कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। अर्जुन की मौत के बाद अजनबी अब बेहद गुस्से में नागमणि को हासिल करने के लिए कोशिश करती है, जिसके लिए वो अपने मारकाट रूप में आकर बोलती है, इस नागमणि को हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, नील बनकर उस अर्जुन के साथ रही। लेकिन मुझे पहले पता होता कि वीर मेरा बेटा है तो मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु अब मुझे वीर का इस्तेमाल करके नागमणि हासिल करनी ही होगी। मारकाट अब अपने अंतिम वार के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक आने के बाद सबको पता चल जाता है कि बानी माँ बनने वाली है। ये सुनकर वीर खुशी से बानी का माथा चूमते हुए बोलता है, बानी, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब हम हर डरावनी याद को भुला देंगे और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ वीर, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी होने वाली संतान पर इसका साया भी ना पड़े। जो कुछ मैंने और मेरी माँ ने सहा था वो ये ना सहे। अरे दीदी, अब कुछ नहीं होगा। वैसे भी राक्षसों का लीडर वो अर्जुन तो मर गया, अब कौन आएगा आपसे पंगा लेने। हाँ बानी, विशाखा सही कह रही है, तुम चिंता मत करो। अब हम और हमारा बच्चा सुरक्षित हैं। सभी आने वाले बच्चे की खुशी में मगन थे। तभी वीर को उसके हाथ पैरों पर अजीब सी खुजली होने लगती है, जिसके बाद वो बानी से छुपकर अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसका सारा शरीर जली हुई खाल के जैसा हो गया है। वो घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं तो एक इंसान हूँ, फिर मेरे शरीर में ऐसे अजीब से बदलाव क्यों हो रहे हैं? वीर के इतना बोलते ही उसके सामने मारकाट आती है, जिसको देखकर वो डर के बोलता है, तुम कौन? बानी, बानी बचाओ मुझे, कौन हो तुम? बानी को बुलाने की कोशिश भी मत करना, वरना अपने पिता को तो तुम खो ही चुके हो, अब अपनी माँ को भी खो दोगे। क्या मतलब है तुम्हारा, और हो कौन तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ वीर, तुम्हारे पिता मदन की पत्नी, और मेरी औलाद हो तुम, एक राक्षस हो तुम। चुप रहो, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, और हाँ, ना ही मेरी कोई माँ है। तुम कोई बहरूपी हो जो यहाँ किसी मकसद से आई हो। नहीं वीर, मेरा विश्वास करो, तुमको सच्चाई जाननी है ना, मैं दिखाती हूँ। मारकाट जादुई गोले की मदद से वीर को उसका जन्म दिखाती है, जहाँ वो अपनी माँ मारकाट और पिता मदन के साथ उनकी गोद में होता है और उसके माता पिता राक्षस रूप में होते हैं। ये देखकर वीर बोलता है, ये सच नहीं हो सकता, मुझे राक्षस नहीं बनना। और आप क्यों आई वापस? पापा ने बोला था कि मेरी माँ मर गई थी, फिर अचानक आप कैसे आ सकती हो? तुम्हारे पिता अगर ये बताते कि मैं कहाँ हूँ तो उनको वो भी बताना पड़ता कि तुम और वो एक राक्षस हैं। इसलिए उन्होंने तुमसे झूठ कहा कि मैं मर गई हूँ। पर अब आप क्यों आई हो? बेटा, मुझे पता है तुम्हारी पत्नी एक नागिन है, लेकिन वो इस वक्त तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके पेट में एक राक्षस का अंश पल रहा है, बाहर आकर वो तबाही मचा सकता है, इसलिए मैं तुमको उस तबाही से बचाने आई हूँ। कैसी तबाही? और वो बच्चा मेरे साथ साथ बानी का भी तो है, उसमें राक्षस के ही गुण क्यों होंगे? क्योंकि तुम्हारे होने वाली संतान की शैतानी शक्तियाँ बहुत खतरनाक है, और एक नागिन के पेट में पलने से उसके पास नाग योनि की शक्तियाँ भी होंगी, जिसके कारण वो एक सर्वशक्तिशाली राक्षस होगा, जिसको हराना तुम्हारी बीवी बानी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मारकाट अपनी बात को खत्म करती इससे पहले ही कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर वो गायब हो जाती है और उसके जाते ही बानी आकर वीर से बोलती है, अरे आप अंदर अकेले क्या कर रहे हैं? बाहर चलिए ना सबके साथ, विशाखा आपको कब से बुला रही है। हाँ मैं आता हूँ, तुम चलो। इतना बोलकर बानी बाहर आ जाती है, जिसके बाद वीर अकेले में सोचता हुआ बोलता है, अगर कहीं मेरा बच्चा भी राक्षस बना तो उसका अंत भी मौत ही होगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगा, कोई तो हल होगा इसका। हे भोलेनाथ, मदद करो। दिमाग में 100 सवाल लिए वीर बाहर आता है, जिसके बाद उसको टेंशन में देखकर बानी बोलती है, क्या हुआ वीर, आप इतने उदास क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना?
मेरे पास एक तरीका है जीजू का मूड ठीक करने का। उनके सर पर ठंडा पानी डालने से वो भी कूल हो जाएंगे। इतना बोलकर विशाखा एक पानी का ग्लास लेकर वीर के सर पर गिरा देती है, जिसके कारण वीर गुस्से में आकर बोलता है, पागल हो क्या विशाखा? हर जगह बचपना दिखाना जरूरी है क्या? जब देखो तब ये बचकानी हरकत करने लगती हो। जाओ अपने कमरे में। वीर को इतना गुस्सा करता देखकर विशाखा डर जाती है और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन बानी को वीर का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो उसे बोलती है, वीर, ये कैसे बात कर रहे हैं आप विशाखा से? अरे वो तो आपका मुंह ठीक कर रही थी, बस आपने खामखाई उस पर चिल्ला दिया। बानी, मुझे कोई बहस नहीं करनी, समझी तुम? इसलिए प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? पति हो आप मेरे, आपको किसी बात की चिंता है, कोई कमी है तो मुझे बताओ ना, मैं उसे पूरा करूंगी। यार इस घर में 2 मिनट की शांति नहीं मिलेगी क्या? हर वक्त कोई ना कोई चै चै करता ही रहता है। मैं ही कुछ देर के लिए बाहर जाता हूँ। इतना बोलकर वीर घर से बाहर चला जाता है, जिसको देखकर बानी बोलती है, आखिर वीर को हो क्या गया है? कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। एक तरफ बानी वीर के बदले बर्ताव से परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वीर अपनी माँ मारकाट की बातों को सोचता हुआ जंगल में आ जाता है। तभी मारकाट दोबारा उसके सामने आकर कहती है, क्या हुआ वीर, इतने परेशान क्यों हो? ये आप पूछ रही हो? अरे क्यों आई आप वापस? अभी कुछ देर पहले मैं कितना खुश था कि इस दुनिया में मेरा बच्चा आने वाला है, लेकिन आपकी बातों ने तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बच्चा क्यों आ रहा है। मेरा फर्ज था तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना, पर तुम इतने परेशान मत हो। इन सभी चीजों को टाला जा सकता है। कैसे टाला जा सकता है? उसको राक्षस बनने से थोड़ी कोई रोक सकती हैं आप। और मेरा बच्चा अगर एक राक्षस हुआ तो उसकी मौत होना निश्चित है। हाँ, वो भी तेरी ही बीवी बानी के हाथों। अरे वो हर राक्षस को मार डालेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसका पति या उसका खुद का बच्चा। नहीं, बानी अपनी ही औलाद को क्यों मारेगी? ऐसा नहीं होगा। मैं भोलेनाथ से गुजारिश करूंगा कि मेरे बच्चे को राक्षस ना बनाए। अगर वो शिव ये कर सकता तो नागमणि की रक्षा के लिए इन नागों को क्यों चुनता? उसमें खुद नागमणि की रक्षा करने की ताकत नहीं है। वो तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कैसे बचाऊं मैं अपने बच्चे को? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जो कभी नाकामयाब सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे को किसी राक्षस रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य के रूप में बदल देगा। अच्छा, क्या है वो रास्ता? बताओ। आप मेरी माँ हो, मेरे लिए तो कभी कुछ किया नहीं, कम से कम मेरे बच्चे के लिए ही कुछ अच्छा कर जाओ। जरूर करूंगी, लेकिन इसके लिए तुमको एक बहुत बड़ा विश्वासघात करना होगा, और वो भी अपनी ही पत्नी बानी के साथ। कैसा विश्वासघात? मारकाट वीर को बताती है कि वो कैसे अपने बच्चे को राक्षस योनि में आने से रोक सकता है, और वीर उसकी बातों को सुनने के बाद बोलता है, अगर अपने बच्चे को बचाने के लिए यही तरीका है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आखिर क्या है वो रास्ता जिसका जिक्र मारकाट ने अपने बेटे वीर से किया है, और कैसा विश्वासघात करने वाला है वीर बानी के साथ? जानने के लिए देखिए नागिन एक प्रेम कहानी का अंतिम भाग, जो ये बताएगा कि इस मणि की लड़ाई का अंत होगा या होगी एक नई शुरुआत। इसी के साथ में नैना मणि को लेकर मंदिर से गायब हो जाती है और पाताल लोक के पुराने शिव मंदिर में प्रकट होकर बोलती है, पाताल लोक राक्षसों का घर है। इस वजह से ये जगह नागमणि के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि नागमणि यहाँ छुपाई गई होगी। इतना कहकर नागरानी नैना मणि को उस मंदिर के शिवलिंग में स्थापित कर देती है। मणि के स्थापित होते ही वहाँ एक विषैला सांप प्रकट होता है, जो मणि के ऊपर फण फैलाकर बैठ जाता है। उस सांप को मणि की रक्षा के लिए स्वयं भोलेनाथ ने भेजा था, इसीलिए नागरानी उसे प्रणाम करते हुए बोलती है, हे सर्प देवता, मेरे साथ साथ अब आपको भी हर पल इस नागमणि की रक्षा करनी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको किसी भी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। इतना कहकर नागरानी वापस नागलोक आ जाती है। तो पता चल गया कहाँ है नागमणि? हाँ, नागमणि का राज विशाखा और वीर के अलावा 2 और लोगों ने सुना।
वो था घर के बाहर छुपा हुआ अर्जुन और बेहोश पड़ा हुआ मदन। दोनों ही नागमणि का राज सुनने के बाद बहुत खुश थे। एक तरफ अर्जुन राज के बारे में सुनते ही पाताल लोक निकल जाता है और दूसरी तरफ मदन भी होश में आकर अपने कमरे में आराम करने का बहाना बनाता है और पाताल लोक चला जाता है। दोनों ने ही आधा सच सुनकर अपना कार्य शुरू कर दिया था। वहीं विशाखा आगे की कहानी जानने के लिए बानी से बोलती है। दीदी, अगर किसी को पता लग गया कि नागमणि कहाँ है तो वो आसानी से पाताल लोक से उसे ले सकता है। विशाखा, नागमणि की रक्षा करने वाला सांप कोई साधारण सांप नहीं है। वो स्वयं भोलेनाथ का भेजा हुआ दूत है, जिसके एक बार डसने से ही किसी की भी मृत्यु पल भर में हो सकती है, फिर चाहे वो कोई सर्वशक्तिशाली राक्षसी क्यों ना हो। अच्छा, फिर उस मणि को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ है ना। उस मणि को केवल वही हाथ लगा पाएगा जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, जो मणि को सिर्फ उसकी शक्तियों के लिए नहीं बल्कि किसी पुण्य के काम के लिए हासिल करना चाहता हो। अच्छा, तो वो सांप मन पढ़ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, सर्पराज व्यक्ति को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उसके मन में मणि को लेकर क्या विचारधारा है। चलो फिर तो अच्छा है, मणि किसी गलत हाथ में नहीं जा सकती। मणि के अधूरे राज को सुनकर मदन और अर्जुन उसको हासिल करने के लिए पाताल लोक का कोना कोना छान रहे होते हैं। तभी अर्जुन को जादुई गोले पर एक अजनबी का संदेश आता है, जो उससे बोलता है। चिलचिराग की मौत से कुछ फायदा हुआ या नहीं? हाँ हुआ ना, मणि का राज पता लग गया। अच्छा, तो कहाँ है नागमणि? हमारे बेहद करीब, यहीं पाताल लोक के किसी शिव मंदिर में। बस वो मंदिर मिल जाए, फिर मणि हमारे हाथों में होगी। ठीक है, जल्दी मंदिर का पता लगाओ, उसके मिलने पर ही मैं वहाँ आऊंगी। मतलब तुम मेरे सामने आने वाले हो? हाँ, मंजिल के बेहद करीब है हम, तो पहली और आखिरी मुलाकात तो होगी ही ना। आखिरी? क्यों? अभी बातों पर नहीं, काम पर ध्यान लगाओ। मंदिर का पता चलते ही मुझे सूचना दे देना। अजनबी से बात करने के बाद अर्जुन वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं धरती लोक पर बानी को किसी खतरे का आभास होता है, जिसके लिए वो वीर से बोलती है। वीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मणि खतरे में है, मुझे अभी पाताल लोक जाना होगा। पर बानी, मणि को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो? हाँ दीदी, जीजू सही कह रहे हैं। लेकिन अगर उसके छुपे होने का राज किसी को पता चल गया तो वो किसी न किसी तरीके से उसे हासिल करने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। अच्छा, तो हम भी चलेंगे। रुकिए, आप इंसानी रूप में वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि एक इंसान पाताल लोक के तापमान की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अब? बानी अपनी आंखें बंद करती है और 2 दिव्य लॉकेट प्रकट करती है, जिसे वो अपनी बहन विशाखा और वीर को देते हुए बोलती है। ये लीजिए, आप दोनों ये लॉकेट पहन लीजिए ताकि आप वहाँ का तापमान बर्दाश्त कर पाए। साथ ही अगर कोई राक्षस आप पर हमला करे तो आप उससे बच भी सके। पर ध्यान रखना, ये लॉकेट किसी भी कीमत पर आपके गले से उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ की गर्मी आपको जलाकर भस्म कर देगी। वाह यार, कितना फिल्मी सीन है। हम तो नागमणि के रक्षक बनने वाले हैं। ठीक है बानी, हम ध्यान रखेंगे। अब आप दोनों मेरा हाथ पकड़ो। बानी दोनों का हाथ पकड़ के गायब हो जाती है और सीधा पाताल लोक में प्रकट होकर अपना नागिन रूप ले लेती है। जिसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर आधे जले इंसान पर जाती है। वो उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये वीर के पिता और उसके ससुर मदन है, और वो उनको आवाज लगाते हुए बोलती है। पापा, आप यहाँ, वो भी इस भयानक रूप में? ये पापा है? नहीं, वो पाताल लोक कैसे आ सकते हैं? ये अंकल नहीं है, कोई राक्षस है। ये पापा ही है। पापा बताइए, इन्हें सच क्या है? आप ही है ना? तीनों को अपने सामने देखकर मदन समझ चुका था कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। इसीलिए वो बानी के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है। बेटा वीर, बानी सही कह रही है, मैं मदन ही तो तेरा पिता हूँ। मैं एक राक्षस हूँ, यहाँ तक कि तेरी माँ भी एक राक्षस थी। 25 साल पहले तुम्हारे पहले जन्मदिन पर तुम्हारी माँ तुम्हें सर्वशक्तिशाली राक्षस बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो नागमणि की तलाश में गई।
और आज तक नहीं लौटी। उसके जाने के बाद ये लालच मेरे मन में भी आया, इसलिए मैंने चील चिराग और मोना के साथ मिलकर कई बार मणि हासिल करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं भी एक राक्षस हूँ? नहीं बेटा, तुझमें राक्षस वाले कोई गुण नहीं थे, इसलिए तो तेरी माँ मार काट मणि हासिल करना चाहती थी ताकि तुझे भी अपने जैसा बना सके। मदन की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इतने में ही वहाँ अर्जुन आ जाता है और सभी को पाताल लोक में देखकर बोलता है, तुम सब यहाँ और पानी भी है। चलो, अच्छी बात है, तुम खुद ही यहाँ आ गई। अब बताओ, वो मंदिर और नागमणि कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पूछोगे और मैं हंसते हंसते बता दूंगी? अरे अगर अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो भी नहीं बताऊंगी कि नागमणि कहाँ रखी है। अच्छा, कोई नहीं, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है तो क्या हुआ, अपनी बहन और पति की जान की तो होगी ही। इतना बोलते ही अर्जुन अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके विशाखा और वीर पर वार करता है, लेकिन लॉकेट के कारण उन दोनों पर प्रहार का कोई असर नहीं होता। ये देखकर बानी बोलती है, कर ले कोशिश, मेरे होते हुए ना तो तुम्हें नागमणि मिलेगी और ना ही मेरे किसी अपने की जान। मणि तो मैं हासिल करके रहूंगा, ये दोनों ना सही, पर मेरे वार से ये मदन तो मर सकता है। नहीं, तुम मेरे पिताजी पर वार नहीं करोगे। अरे वो तो राक्षस कुल के हैं, तुम्हारे साथी हैं। मेरे लिए मणि से सगा कोई नहीं है, समझे? और वो नहीं तो तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। मेरा ये वार किसी भी सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है। अर्जुन अपना सबसे घातक प्रहार करता है, वो भी वीर को मारने के लिए, लेकिन बीच में ही मदन आ जाता है और अपने बेटे को बचाते हुए वो वार खुद पर ले लेता है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जिसके बाद वो अपने बेटे को आवाज लगाते हुए बोलता है, वीर बेटा, मेरा अंत आ गया है, लेकिन तू एक वादा कर कि इस राक्षस योनि से कभी नहीं जुड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो। हाँ पापा, मैं वादा करता हूँ, नहीं अपनाऊंगा इस राक्षस वाली जिंदगी को। सभी मदन को अपनी आखिरी सांसें गिनते देखकर भावुक हो रहे होते हैं। तभी अर्जुन बानी का हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बानी अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, खबरदार, अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो अभी के अभी यहीं जलाकर राख कर दूंगी। देखो बानी, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मणि दे दो और अपने पति और बहन के साथ वापस चली जाओ। कभी नहीं, मैं मणि किसी भी हाल में तुम्हें नहीं दूंगी। अर्जुन अपने 5 सर वाले रूप में आकर बोलता है, नागिन, बहुत प्यार से बात कर ली, अब नागमणि नहीं दी तो तेरी मौत निश्चित है। मेरी मौत आजमा के देख लो, अपनी सारी शक्तियां लगाकर देख लो, तब भी मुझे खरोच नहीं पहुंचा पाओगे, लेकिन तुम्हारी कहानी जरूर खत्म हो जाएगी, जैसे मोहना और चील चिराग की हुई थी। ठीक है, आजमा ही लेता हूँ। जिसके बाद अर्जुन और बानी में शुरू होता है आखिरी युद्ध। दोनों ही एक दूसरे पर वार करते हैं, पर बानी एक एक करके अर्जुन बने सरासुर के प्रत्येक सर पर वार करती है, जिसके बाद अर्जुन की हार होती है और उसकी मौत से इस युद्ध का अंत होता है। लेकिन वीर अभी भी कुछ प्रश्नों का हल जानने के लिए बोलता है, बानी, जिस चीज के लिए इतना घमासान हुआ, आखिर उसके दर्शन करवा दो। ठीक है वीर, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। बानी अपनी आंखें बंद करती है और मंत्रों का उच्चारण करके पाताल लोक की धरती में समाये शिव मंदिर को ऊपर बुलाती है और उसमें स्थित शिवलिंग पर रखी मणि को हाथ में लेकर वीर को दिखाते हुए बोलती है, ये है शिव की धरोहर नागमणि। वीर और विशाखा की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि जिस मंदिर को सब ढूंढ रहे थे वो पाताल लोक की धरती में समाया था। इसी के साथ अर्जुन की मौत के साथ ही खत्म हो जाती है मणि की कहानी। लेकिन ये सारा दृश्य छुपकर देखने वाला नील मणि को देखते हुए बोलता है, मणि को हासिल करने का सबसे आसान तरीका मेरे सामने है, मेरा बेटा वीर। जिस अजनबी को आज तक किसी ने नहीं देखा, वो हमेशा से ही सबके बीच मौजूद था या थी। क्या फिर से शुरू होगा नागिन का इंतकाम?
या ये आखिरी दौर था इस बदले और रक्षा की कहानी का।